यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं एमपीटेट वर्ग 2 साइंस का पेपर। जैसे कि आप सभी को पता है 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट जो है आपकी साइंस की थी, तो उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन फिर से आपको मेन्स में भी देखने को मिलेंगे। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा जिन्होंने अभी प्री नहीं दिया है, जो डायरेक्टली मेन्स देने वाले हैं, यानी कि जो 2018 के अंदर क्वालिफाइड हैं, उनकी भी प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाएगी। साथ ही आपको ये भी पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन यहाँ पर रोंग आए थे, और सभी का डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ पर आज के सेशन में देखने वाले हैं। ओके, सो फर्स्टली जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, है ना। आपका सबसे फर्स्ट टारगेट यही होना चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी क्लासेस आती है या क्लासेस से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, वो डायरेक्टली आपको यहाँ पर मिल जाए। और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप से आपको ऐड हो जाना है। एग्जाम रिलेटेड कोई भी अपडेट है वो व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। और क्लासेस कब आ रही है, क्या नोटिफिकेशन है, वो सारे आपको व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। 19/5/2023 का ये पेपर है, शिफ्ट 2 है। ऐप पर मैंने ये पीडीएफ शेयर कर दी है ना, क्वेश्चन पेपर पूरा शेयर कर दिया, तो क्वेश्चन पेपर भी आप चाहें तो वहाँ से विजिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। इस बार का जो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन पेपर था 150 नंबर का था। क्वेश्चन नंबर 12 तक तो आपका हिंदी, इंग्लिश और कुछ इस तरीके से पैटर्न जो था, है ना, 12 नंबर तक पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 से ही आपका साइंस स्टार्ट हो गया था, क्योंकि बचा हुआ सीडीपी, मैथ्स और ये सब क्वेश्चन जो है थोड़े बाद में दिए हुए थे, मतलब सब कुछ बीच में था और मिक्सअप था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित लंबाई को उनके बढ़ते परिमाण में व्यवस्थित करना है। अब आपके पास 4 स्टेटमेंट है, इनको क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में। जैसे कि सारे रिव्यूज़ में हम लोगों ने देखा था कि जो मात्रक व मापन से जो है 6 से 7 क्वेश्चन आए थे, तो बिल्कुल सही बात है, 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पर मात्रक व मापन से पूछे गए। मतलब ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर होता है, क्योंकि सिर्फ मात्रक पूछे जाते हैं, तो बहुत ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले देखा मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर और मिलीमीटर, हमको क्या करना है, इसको बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है, लंबाइयों को उनके बढ़ते हुए क्रम में। दैट मीन्स कि सबसे पहले क्या आ जाएगा, छोटा वाला यहाँ पर आ जाएगा। सबसे छोटा यहाँ पर क्या है, अगर मैं सबसे छोटे की बात करूँ तो सबसे छोटा मिलीमीटर हो जाएगा, फिर उससे बड़ा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लिख देते हैं, मिलीमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, फिर मीटर हो गया और फिर किलोमीटर हो गया। मिलीमीटर डी में है, फिर आपका ये बी हो जाएगा, फिर ये ए हो जाएगा, देन आपका हो जाएगा सी। अब मैं इसको बढ़ते हुए क्रम में ऐसे लिख सकती हूँ, डी बी ए सी, ये रहा डी बी ए सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, ये वाला है ना, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बोला था बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करिए, हमने इसको क्या करा है, बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर लिया। अब इसी से टाइप से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। एक बार से आप इस सीरीज को देख लीजिए, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। बेसिकली कन्वर्जन भी पूछा गया था, 1 यार्ड का कन्वर्जन आपसे यहाँ पर पूछा गया एक शिफ्ट के अंदर, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबको मीटर में कन्वर्ट कर लो। 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर होता है। 1/100 को अगर आप चेंज करेंगे मतलब 0.01। 1 mm 1/1000 होता है, तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 मीटर आपका बन जाएगा। किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अगर मैं इंचेस की बात करूं तो 0.0254 मीटर होता है। फिट की बात करें 0.3048 मीटर होता है। यार्ड की बात करें तो 0.9144 मीटर होता है। और यहाँ पर मैं एमआई की बात करूँ तो 1609.34 मीटर के ये इक्वल रहेगा, ठीक है, मील की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें। ओके, क्लियर है ये वाली चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करें। एक बार से आप इस टेबल को देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। फटाफट से देख लो क्या कन्वर्जन हम लोगों ने कर रखा है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। मीटर में सबको देख लिया, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, इंचेस, फीट, यार्ड और ये माइल वाला सबको हमने देख लिया है, ओके। और बस ये असेंडिंग ऑर्डर में पूछा हुआ था। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, बिल्कुल इन जनरल देखना हो। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर यहाँ पर होते हैं, ठीक है। चलिए अब कथन कारण वाले क्वेश्चन, जैसे सीटेट में पूछे गए थे मोस्टली क्वेश्चन, पता है इस पेपर में ही मैं बात कर लूँ तो 3 से 4 क्वेश्चन जो सीटेट में पूछे हुए हैं एज इट इज़ यहाँ पर भी पूछे हुए हैं। जिस लाइक स्टारफिश वाला क्वेश्चन है, एक वो धातु अधातु वाला क्वेश्चन है, वो सीटेट की एग्जाम में भी हम लोगों ने प्रैक्टिस करी थी और वापस से वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिले। तो मेन्स के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप साइंस के सारे पेपर लगा लें, साइंस मैथ्स में से साइंस के सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लें, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके सीटेट वाले भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो हम लोग वो क्लासेस भी चला रहे हैं, तो वो क्लासेस
क्लासेस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कथन, कारण, असर्शन, रीजन आपके सामने। नमक का उपयोग जो है धातु प्रिजर्वेशन से स्टूडेंट्स ने बताया था कि 10 क्वेश्चन करीब आए हैं, तो बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है हर एक शिफ्ट में धातु प्रिजर्वेशन से देखने को मिले। 19 की शिफ्ट में मॉर्निंग और इवनिंग वाली जो शिफ्ट थी उसमें कम थे, बाकी स्टार्टिंग से जो है प्रिजर्वेशन वाले क्वेश्चन आए थे। कथन देखिएगा, नमक का उपयोग अचार, चटनी, सॉस और डिब्बाबंद भोजक में परिरक्षक के रूप में किया जाता है। मतलब नमक का उपयोग हम लोग एज अ प्रिजर्वेटर की तरह करते हैं ताकि अचार, चटनी और ये लंबे समय तक सुरक्षित रहे। मछली पर नमक रगड़ा जाता है और उसे सुरक्षित रखने में मदद करता है, उसको लंबे समय तक हम लोग सेफ रख सकते हैं। भोजन में नमक की उपस्थिति का कारण परासरण है, ये परासरण की प्रोसेस के कारण होता है। फलस्वरूप भोजन में से पानी निकल जाता है, मतलब उसकी नमी खत्म हो जाती है ना, या तो नहीं होगा या कम हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, अगर भोजन में पानी नहीं रहेगा, नमी नहीं रहेगी, तो सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया नहीं पनप पाएंगे और भोजन हमारा लंबे समय तक सुरक्षित रह पाएगा। ठीक है, क्या लग रहा है आपको, क्या रीज़न यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए? देखो कथन तो बिल्कुल सही है, नमक का प्रयोग हम लोग करते हैं और इसके पीछे का रीज़न कि इसकी नमी खत्म हो जाएगी। अगर नमी खत्म हो जाएगी तो बैक्टीरिया को पनपने का मौका नहीं मिलेगा। आपको ध्यान हो तो बहुत सारे खाद्य पदार्थ, सब्जियाँ, फ्रूट्स वगैरह, इनको बचाने के लिए हम लोग उसको फ्रीज में रखते हैं। उसके पीछे का रीज़न भी वही है, टेम्परेचर उसका वो कम कर देता है फ्रीज, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं एंड आर बोथ आर करेक्ट, और आर ए को सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। यानी कि यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अच्छा, प्रिजर्वेटर के बारे में देखना है, कौन कौन से प्रिजर्वेटर होते हैं। एक प्राकृतिक होते हैं और एक मैन मेड होते हैं। प्राकृतिक जो प्रकृति से प्राप्त हुआ है, जैसे अभी हमने नमक देखा था, तो नमक क्या है, प्रकृति से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चीनी प्राकृतिक है, मसाले डालकर जो है खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखा जाता है ना। जैसे कि हमने इमली वगैरह अगर लंबे समय तक सुरक्षित रखना है, हम लोग उसको नमक लगा कर रखते हैं। ठीक है, नमक के बोल बना कर रखते हैं। शहद हो गया, अदरक हो गया, लौंग हो गया, तेल हो गया, सिरप हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, लहसुन हो गया। तो ये सारे के सारे प्राकृतिक की प्रकृति से प्राप्त होते हैं और ये सारे मैन मेड है ना, मानव निर्मित है। जैसे बेंजोइक एसिड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, कैल्शियम और सोडियम प्रोपेनेट हो गया, सोडियम नाइट्रेट नाइट्राइट हो गया, मोनोसोडियम ग्लूटामेट हो गया, सल्फाइड हो गया, कैल्शियम सॉर्बेट हो गया, ब्लूटा एलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल हो गया, है ना, BHT यानी कि ब्यूटा एलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन, मिथाइल पैराबेन हो गया, बोरिक एसिड हो गया और EDT हो गया। ये सारे के सारे क्या है, कृत्रिम प्रिजर्वेटिव है, मैनमेड है ना, मार्केट में आपको मिल जाएंगे। जिस प्रकार का आपका खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखना है, आप सारे प्रिजर्वेटिव्स के थ्रू रख सकते हो। और ये सारी चीज़ें प्राकृतिक वाली तो ऑलरेडी आपके घर में भी अवेलेबल होती है। ठीक है, तो ये प्रिजर्वेशन वाला बेसिकली हम लोग यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, हम लोग कई सारी टॉपिक्स कवर करने का ट्राई करें। जैसे फूड प्रिजर्वेटिव हो गया तो मोस्टली चीज़ें कवर कर लेंगे। ठीक है, ऐसे कोई भी टॉपिक आएगा तो पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक फूड प्रिजर्वेशन के बारे में एक चीज़ और देख लीजिए, है ना, एक छोटा सा पॉइंट और कवर कर लेते हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, किसको समय लगता है, बहुत लंबे समय तक चलती है। तो 3 कैटेगरी होती है। शीघ्र खराब होने वाले दूध व दुग्ध पदार्थ होते हैं, जैसे दूध वगैरह, आप एक दिन से दूसरे दिन उसको सेव नहीं रख सकते हैं। ठीक है, विदाउट फ्रीजर। ठीक है, सब्जी, फल हो गए, मांस, मछली, ये सारे क्या होते हैं, क्योंकि इनमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, नमी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जल्दी खराब हो जाते हैं। देर से खराब होने वाले अंडे, इनको कुछ समय तक आप रख सकते हैं, 3 से 4 दिन। जड़ वाली सब्जी जो होगी, जैसे आलू प्याज हो गए, तो 1 वीक तक तो बहुत ईजिली आप उसको रख सकते हैं, 2 वीक भी रख सकते हैं, 15 दिन भी रख सकते हैं। ठीक है, फल, सेब व नाशपाती हो गए, सेब व नाशपाती जिसमें नमी कम होती है, ये आपके रह जाते हैं, 7 दिन भी रह जाते हैं ये। अब लंबे समय तक जैसे अनाज, दालें, मेवे, है ना, जिनमें जल की मात्रा बहुत कम होती है, ये आप लंबे समय तक इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है। अगेन ये आपका मात्रक वाला ही क्वेश्चन है, तो इस पेपर में ये मात्रक वाला दूसरा क्वेश्चन आपका है। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ये हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। 3.6 × 10⁻6 जूल। देखो ये वाली इन जनरल समझने वाली चीज़ होती है, क्योंकि जब भी कोई भी आपका पेपर डिज़ाइन करता है तो वो इस तरीके से इसको पावर में लिखना थोड़ा सा एक्टिव होता है, तो मोस्टली पेपर्स में इसी तरीके से इसको लिखा जाता है। तो आप इसको 106 तो आई थिंक नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, 10⁻6 जूल होता है ये। ठीक है, पावर मतलब इसकी घात यहाँ पर दे रखी है, तो कभी भी ऐसा कंफ्यूजन मत करना, है ना, और इस पर ऑब्जेक्शन उठाने का भी कोई सेंस नहीं बनेगा अगर आप उठाएंगे भी तो, है ना। तो 3.6 × 10⁻6 जूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर कंफ्यूजन है कि क्यों ऐसा हमने करा, देखो एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, अगर आप उसके पास चले तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है। एनर्जी जो है हम लोग यहाँ पर किलोवाट घंटा की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड होता है।
ठीक है, इनटू ये अपना पावर है ना। और अगर मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम घंटे में हो रहा है, अब मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसको क्या करना है, जूल के अंदर लेकर आना है। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3600, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है 3600 सेकेंड। बस इसको आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे हमने देखा कि मान लो आपने ये भी लिखा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, 36 × 10⁵। ठीक है, अब ऑप्शंस के पास आप जाएंगे और ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब 1 दशमलव यहाँ पर बढ़ा दो और 1 पावर यहाँ पर बढ़ा दो तो भी इक्वल ही है, ये दोनों इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3.6 × 10⁶ जूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिकली हमको क्या करना था, हमको सिर्फ जो किलोवाट घंटा है इसको कन्वर्ट करना था किसके अंदर, जूल के अंदर। तो इसका या तो आप चाहें तो डायरेक्टली याद कर लें, क्योंकि मोस्टली हम लोग डायरेक्टली यही यूज़ करते हैं, और इसके पीछे का रीज़न जानना चाहते हैं तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है, किलोवाट को कन्वर्ट कर दिया है 1000 जूल पर सेकेंड में, और घंटे को कन्वर्ट कर दिया सेकेंड्स में 60 × 60 करके। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3.6 × 10⁶ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो बाकी सारे ऑप्शंस भी अगर आप देखें तो फर्स्ट वाला ऑप्शन 3.9 था, सेकंड भी 3.9 दे रखा था, और लास्ट के जो दो थे 3.6 × 3.6 थे। एक में 10⁶ था जो कि आपका आंसर हुआ है, और एक में 10⁴ था। ठीक है, तो मतलब हमको समझ पड़ गया था कि हमको क्या कन्वर्ट करना है। क्लियर है ये वाली चीज़, देख लो आप चाहें तो ऑप्शंस देख लो, ये लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। ठीक है, यही बताया मैंने। चलो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पढ़ा। लंबाई के बढ़ते हुए क्रम में आपको अरेंज करना था, मिलीमीटर, फिर आपने सेंटीमीटर, फिर मीटर और किलोमीटर को रखा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, फिर आपने देखा था कि नमक का प्रयोग आप फूड प्रिजर्वेशन के रूप में करते हैं क्योंकि ये नमी को सोख लेता है। तो दोनों चीज़ें सही है और रीज़न भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपने किया, किलोवाट घंटा को कन्वर्ट करना है तो 3.6 × 10⁶ जूल होता है, ये भी आपका क्लियर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आ जाते हैं। सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर निश्चित दीर्घ पथों में घूमता है। आपको ध्यान होगा मैंने आपको केपलर का नियम पढ़ाए थे, केपलर के 3 नियम पढ़ाए थे। ठीक है, तो वहीं से पूछा हुआ क्वेश्चन है, सौर मंडल सूर्य के चारों ओर निश्चित दीर्घ पथों में घूमता है, उसको क्या कहा जाता है। क्लास 9th में भी केपलर की थ्योरी दे रखी है, 11th में थोड़ा सा डिटेल में है, तो हम लोग अभी पूरा डिटेल में ही पढ़ेंगे चीज़ों को। और यस, साइंस का आपका मेंस का बैच भी चल रहा है। ठीक है, तो साइंस का मेंस का बैच जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये होगा कि काफ़ी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। 11th 12th भी हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन 11th 12th के ही बनेंगे। इसमें कुछ बेसिक हिंट आपको मिली गई है, क्वेश्चन का लेवल देखकर आपको पता चल गया कि हर एक चीज़ को वो डिटेल में पूछ रहा है। टॉपिक 8th 9th वाली है, लेकिन उसका जो डिटेल है वो आपको 11th 12th के अंदर मिलेगा, जस्ट लाइक दिस। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, क्योंकि हमने अगर 8th 9th और 10th की बुक तक आप देखते हैं तो उसने पूछा था कि सूर्य के चारों ओर का जो पथ होता है वो किस प्रकार का होता है, तो हम लोग बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार होता है ना, एलिप्ट वाला होता है। लेकिन इसने थोड़ा सा और इसको एडवांस करके पूछा है कि सौरमंडल सूर्य के चारों निश्चित दीर्घ पथों में घूमता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको इसकी ऑर्बिट कहा जाता है, ग्रह पथ इसको यहाँ पर कहा जाता है। अब ये केपलर के नियम में कहाँ पर बात होती है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 3 नियम इन्होंने बताए सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों को लेकर, कक्षा का नियम, क्षेत्रीय चाल का नियम और परिक्रमण काल। फर्स्ट नियम है कक्षा का नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर जो है दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करता है, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तथा सूर्य उस दीर्घ वृत्त के किसी एक फोकस पर स्थित होता है, यहाँ कहीं स्थित होगा, है ना। विभिन्न ग्रहों की कक्षाएं भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग ग्रहों की जो है कक्षा अलग अलग होती है, अलग अलग तरीके से वो गति करते हैं, इसीलिए इसको कक्षा का नियम कहा जाता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कहा जाता है। तो यही आपसे एग्जाम में पूछा गया था, क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि द सोलर सिस्टम मूव्स अराउंड इन अ फिक्स्ड वे, इसको क्या कहा जाएगा, जो उसका फिक्स पथ होता है, फिक्स जो वे होता है उसको ऑर्बिट यहाँ पर कहा जाता है। तो ऑर्बिट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये आपका केपलर का फर्स्ट नियम भी हो गया। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर ये गति करते हैं, और सबकी अपनी अपनी डिफरेंट क्लासेस होती है, अलग अलग कक्षाएं होती है, और इन्हीं कक्षाओं को ऑर्बिट्स यहाँ पर बोला जाता है। अब सेकेंड नियम देखो, सेकेंड नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, किसी ग्रह को, कोई भी एक ग्रह हो गया, उसको सूर्य से मिलाने वाली रेखा बराबर समय अंतराल में बराबर क्षेत्रफल को पार करती है, अर्थात प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, और इसी को केपलर का द्वितीय नियम बोला जाता है। मतलब इसकी जो क्षेत्रीय चाल होगी, मतलब जितना एरिया ये कवर करेगा वो ऑलवेज इक्वल होगा, है ना। जैसे चित्र में दे रखा है, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने जितना एरिया कवर करा, वही एरिया यहाँ से यहाँ तक कवर करने में उसके बराबर कहलाएगा। मान लो कोई ग्रह जो है कुछ इस प्रकार से गति कर रहा है, और इसकी डायरेक्शन भी फिक्स होती है, वी ऑल नो, है ना, ब्रह्मांड के बारे में हमने देखा है, तो इसकी डायरेक्शन फिक्स होती है कि किस तरीके से गति करेगा, है ना। तो चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि जब ग्रह
ये मान लो ग्रह जब सूर्य के नज़दीक होगा तो उसकी चाल मैक्सिमम होगी, और जब वो दूर होगा, मान लो ग्रह कहीं यहाँ पर है, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। और प्रस्तुत चित्र में ग्रह की कक्षा को दर्शाएगा, ये इसकी ऑर्बिट को शो कर रहा है। मान लो कोई भी एक एक्स ग्रह है तो उसकी ऑर्बिट कुछ इस प्रकार की होगी, इस प्रकार की। यदि कोई ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हुए एक निश्चित समय अंतराल में कक्षा के बिंदु ए से बी तक जाता है, ठीक है, ए से बी तक जा रहा है गति करते हुए, तो एवं उतने ही समय अंतराल में वो क्या कर रहा है, सी से डी तक की गति कर रहा है, तो इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं ए एस बी का जो क्षेत्रफल है वो इक्वल हो जाएगा यहाँ पर किसके, सी एस डी के क्षेत्रफल के। इन दोनों के क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा। और यही क्या कहलाता है, क्षेत्रीय चाल का नियम कहलाता है, केपलर का पहला कक्षा का नियम कि किस प्रकार से गति करेगा, जो दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करेगा और उसकी कक्षा को ऑर्बिट कहा जाएगा। और सेकंड नियम किस पर आधारित है, चाल के ऊपर आधारित है कि क्षेत्रफल बराबर होंगे। तीसरा जो नियम होता है, तीसरा नियम क्या बोलता है, सूर्य के प्रेरित किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग जो है, परिक्रमण काल का जो वर्ग है उस ग्रह की दीर्घवृत्ताकार कक्ष के अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है, जो उसका अक्ष है, ठीक है, उसके क्या हो जाएगा, तृतीय घात मतलब कि उसके क्यूब के क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। और इसी को क्या कहा जाता है, परिक्रमण काल यहाँ पर कहा जाता है, यानी t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a क्यूब यहाँ पर हो जाएगा। दैट मीन्स कि परिक्रमण काल यदि t है, मतलब इतना समय उसको लग रहा है, तो उसका अक्ष कितना है, उस अक्ष के क्यूब के बराबर होगा, है ना। तो कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है तो इस वैल्यू को पुट करके आप आंसर को यहाँ पर रख सकते हैं, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a क्यूब, ठीक है। तीन नियम हो गए, पहला कक्षा का नियम, दूसरा आपका क्षेत्रीय चाल का नियम और तीसरा परिक्रमण काल का नियम। अब इसी के थ्रू जो है आप न्यूटन की गति के नियम को भी सत्यापित कर सकते हैं। तो केपलर ने न्यूटन के 3 निष्कर्ष यहाँ पर निकाले थे न्यूटन के नियम से। सबसे पहला, प्रत्येक ग्रह पर एक बल कार्य करेगा जिसकी दिशा सूर्य की ओर होगी, ठीक है। यह बल ग्रह तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसे हम लोग फोर्स में करते थे। और उसके जो द्रव्यमान, जैसे वहाँ पर हम लोग द्रव्यमान मानते थे m1 m2, तो यहाँ पर एक ही द्रव्यमान होगा, है ना, तो उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इससे आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये तीनों के तीनों न्यूटन की गति के नियम को भी यहाँ पर फॉलो करते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से क्लियर है। तो ये हो गया आपके केपलर के 3 नियम। क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा था अभी आपसे कि सौरमंडल सूर्य के चारों ओर निश्चित दीर्घ पथों में घूमता है, तो उन पथ को क्या कहा जाता है, उन पथ को कहा जाता है, ये जो पथ इसने ट्रैवल किया, ये पथ क्या है, ये उसकी ऑर्बिट है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 पॉइंट क्लियर हो गए, आगे बढ़ेंगे। कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु में प्रबलता से गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, सीमित वायु मतलब जहाँ पर आप बिल्कुल वायु नहीं आने दे रहे और ऐसे करके आप उसके ऑक्साइड बना रहे हैं। तो ये धातु के शोधन की विधियाँ होती है ना। आप इसको रिफाइन करने की कोशिश करें, आप इलेक्ट्रोलिसिस का प्रयोग कर रहे हैं, आप यहाँ पर निस्तापन का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर भर्जन विधि का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट हो सकता है, देखो जो करेक्ट आंसर है वो बनेगा आपका निस्तापन, ठीक है। अब ये निस्तापन विधि क्या होती है, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो आपसे निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है ना, इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो हम लोग चारों मेथड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखो निस्तापन क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है। जब किसी सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में इसके गलनांक बिंदु से कम ताप पर गर्म किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। मतलब इसका गलनांक बिंदु जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, जिस पर ये मेल्ट होगा, उससे थोड़े कम ताप पर यदि आप इसको गर्म कर रहे हैं तो ये निस्तापन की प्रोसेस है, बेसिकली गर्म करने की प्रोसेस, ठीक है। निस्तापन विधि के द्वारा ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड या कार्बोनेट अयस्कों को धातु अयस्क में परिवर्तित किया जाता है। निस्तापन प्रक्रिया में या इस समय जो है उपस्थित अयस्क में जितनी भी नमी उपस्थित है या वाष्पशील अशुद्धियाँ हैं वो भी ऊष्मा के द्वारा हटा दी जाती है। मतलब जैसे जैसे आप उसको गर्म करेंगे, जैसे कि आपने देखा है ना कि नॉर्मली आपने फ्रीज में से कोई भी बर्तन निकाला और आपने उसको क्या करा, गैस के ऊपर रख दिया, तो उसके ऊपर पानी की बूंदें या जितनी भी नमी थी वो सारी हट जाती है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है कि आप किसी भी धातु का अगर गर्म कर रहे हैं तो उसमें नमी और जितनी भी वाष्पशील अशुद्धियाँ हैं जो उड़ने वाली है, वाष्पशील है, वो सारी ऊष्मा के द्वारा हट जाएगी। अर्थात इस विधि में गर्म करने से अयस्क में उपस्थित नमी और वाष्पशील अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। निस्तापन प्रक्रिया में कार्बनिक पदार्थों की अशुद्धियाँ भी नष्ट हो जाती है और परिणामी पदार्थ छिद्रयुक्त हो जाता है, जिससे आगे की प्रक्रिया, मतलब इसके ऊपर आप जो भी करना चाहते हैं, लेपिंग वगैरह जो भी करना चाहते हैं, वो बहुत ही यहाँ पर आसान हो जाता है। मतलब हम लोग, आप ये देखो कि अशुद्धियाँ दूर करने का कार्य क्यों करना चाहते हैं, मतलब हम लोग उससे कोई भी नया पदार्थ बनाना चाहते हैं या फिर उसको किसी मशीन में यूज़ करना चाहते हैं या कहीं पर भी यूज़ करना चाहते हैं। दैट मीन्स उससे पहले मुझे उसकी अशुद्धियों को हटाना पड़ेगा,
है ना। तो अशुद्धियाँ दूर करने की कई सारी मेथड होती है। रिफाइनिंग आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग आप कर सकते हैं। तो निस्तापन क्लियर हो गया। अब इसका एक डिफरेंस आप देखें, सबसे पहले भर्जन को देख लेते हैं। रोस्टिंग क्या होती है? वह प्रक्रिया जिसमें वायु की अधिकता, मतलब वायु के अंदर, अभी निस्तापन में वायु नहीं होती है या बहुत अल्प होती है। भर्जन के अंदर क्या होती है? वायु की अधिकता में सल्फाइड के अयस्कों को गलनांक से अधिक ताप पर, मतलब जितने पर वो मेल्ट हो जाता है उससे भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर करके, वायु की उपस्थिति में टेम्परेचर बढ़ाकर अगर हम उसके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया देखें तो वो भर्जन कहलाती है। इस विधि में ऊष्मा के कारण नमी और अधात्विक अशुद्धियां जो है वाष्प के रूप में बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया में अयस्क में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए भर्जन प्रक्रिया के बाद अयस्क सरंध्रमय नहीं होता है, दैट मीन्स उसमें छेद वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, डाउट है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हम लोग भी तो वही देख रहे हैं कि उसको गर्म किया था, लेकिन इसमें गलनांक से अधिक ताप पर, मतलब जितने पर वो पूरा मेल्ट हो जाए उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर हम लोग यहाँ पर इसका बढ़ा देते हैं। अब इससे भी क्या होगा, अशुद्धियाँ जो है वाष्प के रूप में यहाँ पर बाहर निकल जाएगी। तो एक बार दोनों के बीच में डिफरेंस देख लीजिए, निस्तापन क्या होता है और भर्जन क्या होता है। ये क्लास 11th का, ऐसे इन जनरल आपको क्लास 8th में बताया जाता है, और इसका जो डिटेल टॉपिक है जैसे कि आपकी स्क्रीन पर है, ये क्लास 11th की नोटबुक का है। ठीक है, तो निस्तापन वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में या फिर सीमित वायु मतलब बहुत ही कम एयर यहाँ पर प्रेजेंट है ना, इससे गलनांक से कम ताप पर, जितने पर ये पूरा मेल्ट हो जाए उससे थोड़े कम टेम्परेचर पर आप इसको गर्म करते हैं। भर्जन में क्या होता है, वायु की अधिकता, पूरी वायु जैसे जस्ट लाइक अपना नॉर्मल जो टेम्परेचर है उस पर आप क्या कर रहे हैं, इसको वायु की अधिकता में गलनांक से अधिक ताप पर गर्म कर रहे हैं। सेकेंड क्या हो रहा है, इसमें अयस्क से नमी बाहर निकल जाती है ना, इसमें भी बाहर निकल जाती है, नो डाउट इसमें भी बाहर निकलेगी। इस विधि में अयस्क क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत यहाँ पर हो जाता है, नमी बाहर नहीं निकलती, लेकिन किस रूप में, वाष्पीकृत यहाँ पर हो जाएगा, और जो पूरा अयस्क है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन उसका हो जाएगा। तो बेसिकली ये किसकी प्रोसेस है, ये एक ऑक्सीडेशन की प्रोसेस, इसको आप यहाँ पर बोल सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से कार्बोनेट, जल योजित ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को उनके ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है, क्योंकि जल योजित मतलब ऑक्साइड में जितनी भी, या पूरा हमारा जो धातु है उसमें जितनी भी नमी प्रेजेंट है वो हीट के रूप में, उष्मा के रूप में यहाँ पर धीरे धीरे बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और इस विधि में मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्कों को उनके ऑक्साइड में परिवर्तित यहाँ पर किया जाता है। निस्तापन प्रक्रिया में CO2 गैस बाहर निकलती है। भर्जन प्रक्रिया के दौरान विषाक्त धातु और अम्लीय यौगिक जो है बाहर यहाँ पर निकल जाते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। क्या है इन दोनों के बीच में डिफरेंस, एक तो गलनांक वाला डिफरेंस है कि इसमें कम टेम्परेचर रखा जाता है धातु का, जो भी है उससे कम, जो भी धातु आप प्रयोग कर रहे हैं, और भर्जन के अंदर क्या रखा जाता है, ज़्यादा रखा जाता है और वायु की उपस्थिति होती है। यहाँ पर वायु की सीमित उपस्थिति या न के बराबर होती है। इसमें नमी बाहर निकलती, इसमें नमी बाहर नहीं निकलती, बल्कि अयस्क यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है ना। इसमें कार्बोनेट, जल योजित ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के ऑक्साइड में परिवर्तित होते हैं, और यहाँ सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इसमें CO2 बाहर निकलती, इसमें विषाक्त धातु और अम्लीय यौगिक जो है इससे बाहर हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक बार और देख लो कि कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु में, प्रबलता से गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। और यहाँ पर अगर भर्जन होता तो हम लोग क्या करते, सल्फाइड के अयस्कों को सीमित वायु नहीं, अधिक वायु में प्रबलता से गर्म करके उसका ऑक्सीडेशन करवाना भर्जन कहलाता। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आंसर करिए। ये मैंने आपको अभी लास्ट सेशन जो पार्ट नंबर 13 हुआ था उसमें भी सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया था, तब तक तुम्हारे पास पेपर भी नहीं था, है ना। तो हम लोगों ने जितनी भी पढ़ाई करी है, 2000 क्वेश्चन सीरीज हो गया, NCERT समरी हो गया, क्लास 11th के नोट्स हो गए, जितनी भी चीज़ें पढ़ी है सब कुछ वही पढ़ा है जो आपका एग्जाम में आया है। ठीक है, और आगे भी सीरीज में हम लोग वही पढ़ेंगे जो कि आपका मेंस की एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो उस चीज़ पर ट्रस्ट करें कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वैलिड है, रियल है, और यही सारी चीज़ें वापस से आपके एग्जाम में भी आएगी। तो यही सोचकर आप पढ़ें कि ये पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन वापस से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इवन मोस्टली क्वेश्चन तो ऐसे थे कि जिसके ऑप्शंस भी बिल्कुल सिमिलर थे, जो हमने पढ़े एज इट इज़ वर्क के वही ऑप्शंस जो है वहाँ पर आपको दिए गए थे, है ना। तो बिल्कुल जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से अच्छे से समझे। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। ध्वनि की प्रबलता या मृदुता मूल रूप से किस चीज़ पर आधारित होती है। द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ अ साउंड इज बेसिकली डिटरमाइंड बाय द, कि कोई भी
वॉइस जो है या कोई भी साउंड जो है कितना लाउड होगा, कितना सॉफ्ट होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। देखो अगर कोई लाउडनेस होगा तो उसका जो एम्पलीट्यूड बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर किसी व्यक्ति की आवाज़ बहुत धीमी है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत मधुर है, तो उसका कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो ये कंप्लीटली डिपेंड करती है, टोटली डिपेंड करती है उसके आयाम के ऊपर, एम्पलीट्यूड के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, क्योंकि अगर हिंदी में कन्फ्यूजन होता है तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। आग बुझाने वाले यंत्रों में CO2 गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है, उसमें CO2 गैस क्यों भरी जाती है? चलिए क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए? देखो सबसे पहला ऑप्शन है क्योंकि ऑक्सीजन से हल्की होती है, क्योंकि ये एक गैर दहनशील उत्पाद देने के लिए ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है। दैट मीन्स ये ऑप्शन कहना चाह रहा है कि CO2 O2 के साथ रिएक्ट करती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से भारी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की तुलना में टेम्परेचर को जो है क्या कर देती है, जल्दी यहाँ पर ठंडा कर देती है। तो क्या रीज़न है CO2 प्रयोग करने का? तो सबसे मेन रीज़न जो है वो ये है कि ऑक्सीजन से क्या होती है, भारी होती है। दैट्स वाई हम लोग इसका क्या करते हैं, CO2 का प्रयोग करते हैं। जो हमने आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं, ठीक है, उसमें सब में CO2 गैस भरी जाती है। बड़े बड़े वो सिलेंडर आपने देखे होंगे ना, रेड कलर के, वही चीज़ है। तापमान की SI इकाई क्या होती है? इस पेपर का ये थर्ड क्वेश्चन है जो हमारे मात्रक व मापन से रिलेटेड है। तो आपको ध्यान होगा हमने जब मात्रक व मापन को स्टार्ट किया था तो हमने देखा था SI यूनिट। तो 7 हमारी SI यूनिट्स होती है, मतलब मेन मात्रक होते हैं, बाकी दूसरे जो होते हैं व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो तापमान का SI इकाई क्या होता है ना, केल्विन होता है। तो डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो एक बार सातों यूनिट को देख सकते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया ही था कि लंबाई का मात्रक जो है मीटर होता है, मास द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ए से रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, ये आपसे पूछा गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, CD होता है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा को मोल में व्यक्त किया जाता है और इसका रिप्रेजेंटेशन MOL होता है। ऐसे ही ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एक दूसरे पेपर में भी क्वेश्चन पूछा होता है। हर एक पेपर में 6 से 7 क्वेश्चन आपके इसी टॉपिक से बने हुए हैं और हमने इस पर कई सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए, मोर देन 90 क्वेश्चन हम लोग इस पर कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला इजी टॉपिक था, आप इजीली इस चीज़ को कवर कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नींबू के रस में कौन सा एसिड यहाँ पर पाया जाता है? नाइट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक या सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो नींबू के रस में सिट्रिक एसिड यहाँ पर खट्टे फल में पाया जाता है। डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इन जनरल देखना चाहें तो आप देख सकते हैं सिट्रिक एसिड लेमन में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड जो खट्टा दूध होता है उसमें पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में पाया जाता है, एसिटिक विनेगर में पाया जाता है, मैलिक एसिड एप्पल में पाया जाता है, और टार्टरिक एसिड जो टर्मरिक होता है उसके अंदर पाया जाता है, टर्मिन जस्ट लाइक इमली वगैरह, और इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, आंट चीटियों के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा G और G के बीच में संबंध है? ये जब हम लोग न्यूटन की गति के नियम पढ़ रहे थे तब हमने एक डिफरेंस देखा था G और G के बीच में टेबल फॉर्म में, तो वही चीज़ वापस से आपसे न्यूमेरिकल फॉर्म में यहाँ पर पूछी गई है। इन दोनों के बीच में रिलेशन आपको बताना है। क्या रिलेशन यहाँ पर करेक्ट होगा? G = GM/R, है ना। अगर आपको वो वाली चीज़ भी याद आ रही है तो डायरेक्टली आप यहाँ पर कर सकते हैं, मतलब इन जनरल थोड़ा सा आइडिया आप लगा सकते हैं, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाय r², है ना। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मास के द्रव्यमान जो होता है ना, उनके गुणनफल के अनुत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये तो पता है कि डिवाइड में r² रहेगा, तो ये r² वाला केवल एक ही ऑप्शन था और करेक्ट आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर बी ही है। ठीक है, चलो आप देखना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं। माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है। ठीक है, माना कि पृथ्वी की सतह पर m द्रव्यमान की, पृथ्वी का द्रव्यमान m है और पृथ्वी पर ही m द्रव्यमान की कोई वस्तु हमने यहाँ पर रख रखी है। तो न्यूटन के नियम से पृथ्वी के कारण वस्तु पर कितना बल लग रहा होगा, है ना। जो हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर अनुक्रमानुपाती का साइन लगाकर एक G कांस्टेंट रखते हैं, है ना। ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, आप इसको m1 m2 मान ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी आप माने कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक m हो गया पृथ्वी का द्रव्यमान और उस वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है, और उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। यदि गुरुत्वीय त्वरण G हो तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या बोलता है, F = mg बोलता है। अब इन दोनों को, दोनों ही F को इक्वल रख लो, यानी कि mg = दोनों बराबर है F F, तो mg = Gmm डिवाइड बाई r²। एक स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा, स्मॉल g = डायरेक्ट कैपिटल G m/r²। ये हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि द्वितीय नियम आपने लगाया है,
ठीक है, जी और इस जगह हम लोग ए भी रखते ही हैं, तो वो चीज़ आपको पता ही है। और गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी में संबंध है। ठीक है, क्लियर ये वाली चीज़। आप चाहें तो यहाँ पर भी डिफरेंस देख सकते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है ये तो मैंने अभी न्यूमेरिकल फॉर्म में बताया, थ्योरेटिकल फॉर्म में आप देख लीजिए और वैल्यूज़ देख लीजिए। एकांक दूरी पर दो रखे एकांक द्रव्यमान के पिंडों पर लगने वाले आकर्षण बल के संख्यात्मक मान को ही गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय नियतांक यहाँ पर कहा जाता है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरते हुए पिंड में पृथ्वी के आकर्षण के कारण उत्पन्न होने वाले त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। इसको कैपिटल जी से, इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। ये आपसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना। उसमें किलोग्राम स्क्वायर, किलोग्राम, है ना, ऐसे सेंटीमीटर ऐसे करके कुछ दे रखी थी वैल्यूज़, तो वो पेपर भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और इसका मान जो होता है, जो इन जनरल आप जानते ही हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक एक प्रकार की अदिश राशि है, ये सदिश राशि है। जी का मान सभी स्थानों पर समान रहता है और ये डिफरेंट प्लेसेस पर ये डिफरेंट हो जाता है। जैसे एक मून वगैरह की और आप बात करें तो ये अलग अलग होगा। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये जी और जी के बीच में रिलेशन हो गया। आप चाहें तो एक बार से इसको देख सकते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए, इसमें पूछा गया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड मेन्यू। मेन्यू शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर है मिनट विवरण। इसका डिटेल मैं आपको नेक्स्ट सेशन में प्रोवाइड करूंगी, अभी मुझे इसका ऐसा कुछ डिटेल मिला नहीं है ना, तो मैं इसको एक बार क्रॉस चेक करके जो आपको पूरा डिटेल इसका प्रोवाइड करवाऊंगी। सी आंसर यहाँ पर करेक्ट है। मिनट डिटेल या मिनट विवरण जो है इसका करेक्ट आंसर माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। छत के पंखे और साइकिल के हब और एक्सल के बीच में जो बॉल बियरिंग का प्रयोग किया जाता है ना, ताकि घर्षण कम हो। तो घर्षण कम करने के लिए क्या किया जाता है? इस तरीके से जो बॉल बियरिंग होते हैं, जैसे कि कोई भी हो गया, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, आपने कुछ इस तरीके से देखे होंगे जो रोटेट करते रहते हैं किसी भी पहिए में या किसी भी सर्कल में, इस प्रकार से लगाए जाते हैं। तो ये किस प्रकार के घर्षण का उदाहरण है? अगर इसका प्रयोग कर रहे हैं तो ये रोलिंग फ्रिक्शन है, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ये टेंशन है, या फिर ये ड्रैग यानी कि कर्षण है। आपको याद होगा तो सेशन नंबर 13 में हम लोगों ने कर्षण बल के बारे में पढ़ा था, है ना, जो प्लेन में लगता है पीछे की साइड या नाव में लगेगा पीछे की साइड, वो होता है आपका ड्रैग फोर्स। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन पर ही देख लेते हैं। अगर इन सब में जो बॉल बियरिंग का प्रयोग किया जाता है तो बॉल बियरिंग बेसिकली रोलिंग फ्रिक्शन होता है। रोलिंग फ्रिक्शन कैसे देख सकते हैं? आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, ताकि यहाँ पर इसकी वजह से क्या होगा, घर्षण कम होगा, है ना। जैसे ये फ्रिक्शन जो है, हमने यहाँ पर अगर डायग्राम से देखें, मूविंग फोर्स यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपका होता है कि जो आप इस पदार्थ को या जो भी ये वस्तु है इसको स्लाइड करके ले जा रहे हैं, पुश करके ले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो फोर्स यहाँ पर या फ्रिक्शन यहाँ पर जो वर्क करेगा, किस प्रकार का फ्रिक्शन कहलाएगा? स्लाइडिंग, है ना। फ्रिक्शन यहाँ पर कहलाएगा घर्षण, आप इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। क्लियर है ये वाली चीज़? तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था किस प्रकार का घर्षण है? बेलन घर्षण, रोलिंग है, स्लाइडिंग है, टेंशन है, या फिर ये ड्रैग है। ठीक है, तो ये किस प्रकार का फ्रिक्शन कहलाएगा? बेलन यहाँ पर कहलाएगा, रोलिंग यहाँ पर कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। पीएफए अधिनियम के तहत भोजन को कब मिलावटी कहा जाएगा? अगेन आपका फूड प्रिजर्वेशन वाला क्वेश्चन है। तो कब किसी भी प्रकार के भोजन को मिलावटी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं? चलिए इसका आंसर करिएगा। दिए गए सभी विकल्प हो सकते हैं। यदि किसी रोगग्रस्त पशु से प्राप्त किया गया भोजन लिया जा रहा है ना, यदि कोई घटक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अगर मसाले बिना खुशबू के बेचे जाते हैं। ठीक है, इफ़ स्पाइसेस आर सोल्ड विदाउट देयर एसेंस, उनमें कोई एसेंस नहीं डाला जा रहा है। तो पीएफए के अकॉर्डिंग जो है भोजन को कब मिलावटी कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, क्योंकि ये सारे ही रीज़न करेक्ट है। जैसे कि फिश वगैरह होती है तो आपने देखा होगा एक गम्बूशिया मछली होती है ना, ऐसे बहुत सारी मतलब डिफरेंट कैटेगरी की फ़िश होती है जो लोग मोस्टली सेवन करते हैं। अगर वो उनके अंदर कोई बीमारी है, जैसे पॉल्यूशन के कारण या प्रदूषण की बात करें, तो समुद्र में या नदियों में अगर प्रदूषण हो रहा है और मछली उसमें है और उसी मछली को वापस से सेल किया जा रहा है, तो जो इंसान उसका सेवन कर रहा है उसके अंदर भी वो बीमारी आ जाएगी, है ना, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार की बीमारी हो सकती है। तो ये भी पीएफए नियम के अगेंस्ट है ना। इस केस में जो मछली का जो भी वहाँ पर पालन किया जा रहा है या फिर सेल किया जा रहा है, उसको यहाँ पर रोक दिया जाता है। ठीक है,
तो ये वाला रीज़न बिल्कुल सही है, ये वाला भी बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो सही बात है, हानिकारक है तो क्यों ही उसको पीएफ अधिनियम के तहत उसको मिलावटी ही कहा जाएगा, ठीक है। और अगर मसाले बिना खुशबू के बेचे जाते हैं तो ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बार से आप पीएफए के बारे में देख लीजिए, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, इसका हिंदी मीनिंग है, ठीक है। ये 1954 में आया था, फिर 3 संशोधन किए 64 में, 76 में और 86 में। यह अधिनियम भोजन में मिलावट संदूषण से सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब भोजन में मिलावट या कोई भी खराबी है जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। अधिनियम धोखाधड़ी से भी संबंधित है, जो डीलर के द्वारा सस्ता या मिलावटी खाद्य पदार्थों की आपूर्ति हेतु किया जाता है, जैसे एक दाल में दूसरी दाल मिलाकर बेच दी जाती है ना, तो इसके अगेंस्ट भी सेम ही नियम आपका खाद्य अपमिश्रण निवारण पीएफ एक्ट यहाँ पर कार्य करता है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कौन कौन से पदार्थ मिलावटी हो सकते हैं, तो ये तीनों रीज़न मिलावटी यहाँ पर है। चलिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग तापमान को मापने के लिए नहीं किया जाता? अगेन मात्रक व मापन का क्वेश्चन है। तो पायरोमीटर हमने देखा था कि बहुत अधिक गर्म वस्तु है, जस्ट लाइक सूर्य का टेम्परेचर मुझे मेज़र करना है तो मैं पायरोमीटर का प्रयोग करूंगी, जो कि क्या करेगा, दूर से ही उसके टेम्परेचर को मेज़र कर लेगा, क्योंकि अगर पास लेकर जाऊंगी तो ये जलकर भस्म हो जाएगा, ठीक है। गीज़र तो पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है, तो आपका आंसर भी क्या होना चाहिए, गीज़र होना चाहिए। तापमापी थर्मोमीटर हो गया, थर्मिस्टर हो गया, तीनों के तीनों ही टेम्परेचर को ही मेज़र करते हैं, लेकिन कौन नहीं करता है, तो गीज़र नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या फिर क्लोरीन का? तो फलों को पकाने के लिए, आर्टिफिशियली पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आपका लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 1, एसिटिलीन गैस का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अब कैसे एसिटिलीन गैस या एथिलीन गैस जो होती है C2H2, ये कैसे काम करती है ना। कृत्रिम कुछ देशों में हम लोग देखते हैं ऑलमोस्ट हर जगह जो कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जब कैल्शियम कार्बाइड नमी के संपर्क में आता है। क्या बोला गया है, जब कैल्शियम कार्बाइड को नमी के संपर्क में लाया जाता है तो यह एसिटिलीन गैस C2H2 जो प्राकृतिक पकने वाले एजेंट एथिलीन C2H2 के प्रभाव के समान है ना। एसिटिलीन पकने की प्रक्रिया को क्या कर देता है, काफ़ी तेज कर देता है, जैसे पपीता वगैरह हो गया, मैंगो फ्रूट्स वगैरह हो गए, इनको पकने में समय लगता है, तो इनको क्या कर दिया जाता है, इस गैस से कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। जब ये इसके संपर्क में आएंगे तो इनका पकना जो है जल्दी हो जाता है। फलों को पकने वाले एजेंट का उपयोग कृत्रिम रूप से फलों को पकाने और थोड़े समय के भीतर वांछित रंग और स्वाद के साथ फल प्रदान करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड हो गया, एथेफोन हो गया और एथिलीन का प्रयोग जो है कृत्रिम पकने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। और कैल्शियम कार्बाइड प्रकृति में कैसा होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। तो अभी आपसे ये पूछा गया था कि किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में आपके सामने क्या था, एसिटिलीन था, और क्या क्या था, फ्लोरीन था, ब्रोमीन था, क्लोरीन था। तो इन चारों में से तो केवल एसिटिलीन ही करेक्ट होगा, ठीक है। और ये किस तरीके के काम करता है, जब कैल्शियम कार्बाइड नमी के संपर्क में आता है तो ये एसिटिलीन गैस जो प्राकृतिक पकने वाले एजेंट एथिलीन के प्रभाव के समान ही है। फूड पकने की जो प्रोसेस है उसको काफ़ी तेज कर देता है, मतलब जहाँ पर फूड 5 से 6 दिन में पकता है, ये 2 से 3 दिन के अंदर उस फूड को पका देते हैं, स्वाद लेकर आ जाते हैं और उसका कलर लेकर आ जाते हैं, जो कि कम्प्लीटली आर्टिफिशियल होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। अब आपको हमने तत्व की डेफिनेशन पढ़ाई थी, तत्व यौगिक मिश्रण क्या होते हैं, ये सारी डेफिनेशंस पढ़ी थी, है ना। तो कौन सा तत्व नहीं है जो अपने आप में इंडिविजुअल होता है, वो तत्व होता है जो 2 या 2 से अधिक चीज़ों से मिलकर बना है, तो फिर तो वो मिश्रण की और दूसरी कैटेगरी में आ जाता है। ऑक्सीजन अपने आप में एक है, कार्बन अपने आप में एक है, हाइड्रोजन अपने आप में एक है, लेकिन पानी जो है किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन से प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो पानी तत्व नहीं हो सकता है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर अपने आप में एलिमेंट है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। कार्बन का अपने आप में एक है, हाइड्रोजन अपने आप में एक है, ऑक्सीजन अपने आप में एक है, लेकिन पानी नहीं है, क्योंकि पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के उपचारात्मक अध्यापन में एक अभिज्ञात अधिगम क्षमता वाले विद्यार्थियों को विशेष निर्देश प्रदान किए जाते हैं। पेपर में आपके जो है क्वेश्चन जो है CDP के भी साथ में ही दे रखे हैं, और साथ ही जो आपका साइंस पेडागोजी है वो भी क्वेश्चन उतने ही है जितना कि आपको सिलेबस में मेंशन किया गया था, ठीक है। तो उपचारात्मक अध्यापन में अभिज्ञात अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों को विशेष निर्देश, मतलब अगर यहाँ पर कोई भी डिसेबिलिटी है, बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है, डिसलेक्सिया है, कैलकुलिया है, ग्राफिया है, तो उसके साथ कैसे डील किया जाएगा, उसको ग्रुप में स्टडी करवाई जाए, ग्रुप ट्यूटोरियल टीचिंग यहाँ पर दी जाए, मतलब ग्रुप में यहाँ पर टीचर्स उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, है ना, सुपरवाइज यहाँ पर किया जाए,
सपोर्ट प्रोग्राम दिए जाए या इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान उसके लिए लेकर आ जाए। ऐसे बच्चों के लिए जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान, क्योंकि उसके लिए हम लोगों को अलग से कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे जिसके थ्रू इस बच्चे को पढ़ाया जा सकता है। तो डेफिनेटली हमें IEP को यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा इस बच्चे के लिए, और उसके थ्रू हम लोग इसको इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस देकर पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा तटस्थ ऑक्साइड है? न्यूट्रल ऑक्साइड कौन से यहाँ पर होते हैं? NO है, N2O3 है, N2O4 है, NO2 है। अब न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होते हैं? ऐसे तत्व जो ना तो अम्लीय होते हैं ना क्षारीय होते हैं, उनको हम लोग न्यूट्रल कैटेगरी के अंदर रखते हैं, है ना। मोस्टली ये 7 होते हैं, प्रकृति में 7 प्रकार के हैं। तो आप एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। उदासीन ऑक्साइड वे होते हैं जो न तो अम्लीय होते हैं न क्षारीय होते हैं। ऐसे ऑक्साइड के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अम्ल के साथ भी क्रिया नहीं करेंगे, क्षार के साथ भी क्रिया नहीं करेंगे, मतलब जिनकी वैल्यू 7 होगी। नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, जैसा कि आपके ऑप्शन में था। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड N2 हो गया। ये सारे के सारे उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं, NO, N2O और C2O, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अभी ऑप्शन में क्या दिख रहा है आपको? NO दिख रहा है। एक और क्या देखा? N2O, जो कि ऑप्शन में नहीं है। एक कार्बन मोनोऑक्साइड देखा जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इन चारों में से न्यूट्रल कौन हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड आपका न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, कार्बनिक यौगिकों में कार्यात्मक समूहों का महत्व क्या होता है? जब भी मैं कार्बनिक यौगिक की बात करूं तो उसमें जो कार्यात्मक समूह है उनका कार्य यहाँ पर क्या होता है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर है ये क्वेश्चन। ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर क्या रहेगा? ये समूह हैं जो यौगिकों के भौतिक गुणों को तय करते हैं, या फिर इसके थ्रू मुझे रासायनिक केमिकल कंपाउंड की बात हो रही है तो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेंगे। कार्बनिक यौगिकों को गंध देते हैं या फिर नामकरण के लिए आवश्यक होते हैं। डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी होगा। ये वो तत्व होते हैं या फिर ये वो समूह होते हैं जो क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज़। नोमेनक्लेचर वाला ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर है ये क्वेश्चन। बीज के भाग में बीज पत्र की आवश्यकता का किस प्रयोजन के लिए होता है? बीज के भाग में जो बीज पत्र होते हैं वो काय के लिए होते हैं? बीज का विकास करने के लिए, यानी कि उसके अंकुरण के लिए, ग्रोथ के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, या बीज आवरण को नरम करके रखता है, मतलब उसका जो है सॉफ्टनेस यहाँ पर बनी रहेगी, या पॉलिनेशन परागण की प्रोसेस के लिए ये चीज़ आवश्यक है। तो इन जनरल सीधी सी बात है कि बीज पत्र जो होता है, एक तो पोषक तत्वों का भंडारण उसके अंदर अच्छे से हो पाता है, और साथ ही उसका जो अंकुरण है उसमें भी ये चीज़ क्या करती है? हेल्प करती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये बोल सकते हैं ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है यहाँ पर ग्रोथ की। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बीज के विकास के लिए जो है बीज के भाग में जो है बीज पत्र यहाँ पर पाया जाता है, अंकुरण के लिए, पोषक तत्वों के भंडारण के लिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। एक स्वतंत्र रूप से लटकता हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा में आपको दिखाई देगा? तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में। आप उसके कितने भी टुकड़े कर लें, उत्तर दक्षिण वो रहेगा। ठीक है, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होता है ना। तो किस दिशा में संरेखित होता है? तो नॉर्थ साउथ पोल में ये संरेखित रहता है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये सीटेट में भी पूछा हुआ है आपके, है ना। ज़्यादा पुराना क्वेश्चन भी नहीं है ये। एक से एक ऐसा जानवर है जो खोल के अंदर नरम जानवर को खाने के लिए अपने मुंह से अपना पेट बाहर निकाल कर खोल, उसका जो खोल है जानवरों को खाता है। ये कौन सा जानवर हो सकता है? एक्स मतलब कोई एक जानवर होगा, एक्स फीदर स्टार हो सकता है, कछुआ हो सकता है, समुद्री अर्चिन हो सकता है, स्टारफिश हो सकता है। मतलब आपने ऐसा कोई एनिमल देखा है क्या जो खोल के अंदर नरम जानवर को खाने के लिए, मतलब अपने ही मुंह से अपने ही पेट को बाहर निकालेगा, उस जानवर को खा लेगा और वापस से वो नॉर्मल हो जाएगा? तो इन चारों में से कौन है वो? स्टारफिश है। कैसे है ये देख लीजिए। स्टारफिश कुछ ऐसे दिखती है, ये यहाँ से, ये बेसिकली इसका मुंह होता है, यहाँ से ये अपने ही पेट को बाहर निकालती है। सॉफ्ट सॉफ्ट सा आपको दिख रहा होगा, इसने इसको बाहर निकाला, कोई भी फिश आया, कोई भी कीड़ा वगैरह है, इसको मुंह में ले लेती है ना, और इस तरीके से इसका पाचन कर लेती है। ठीक है, तो ये स्टारफिश है। ऑप्शन में एक्स कौन हुआ? एक्स हो गया आपका स्टारफिश, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है ये वाली चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टारफिश को अच्छे से देख लीजिए, कुछ इस तरीके से दिखती है, स्टार के शेप की। हाँ, आई थिंक इसको हिंदी में तारा मछली या ऐसे कुछ बोला जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। भोजन के पोषण, मूल्य, बनावट और स्वाद को बनाए रखते हुए भोजन को खराब होने से या रोकने या बहुत धीमा करने के लिए भोजन को संसाधित करने और संभालने की प्रक्रिया को यहाँ पर क्या कहा जाएगा?
देखो इसने क्या बोला है कि अगर हम लोग भोजन को बचाना चाहते हैं, मतलब पूरे समय तो हम लोग बचा कर नहीं रख सकते, लेकिन कुछ समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, मतलब सुरक्षित करके रख सकते हैं, तो इस प्रकार की मेथड को फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक कहा जाता है। और फूड प्रिजर्वेशन आर्टिफिशियल हो सकता है और प्राकृतिक तरीके से भी हो सकता है। जैसे लाइक फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा था कि नमक लगाकर, है ना, तेल वगैरह डालकर, इस तरीके से करके आप सुरक्षित करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स इनको यहाँ पर कहा जाता है। डेफिनेशन है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है। चलिए, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁹ मीटर के। क्लियर है, हमने पूरी टेबल डिस्कस करी थी मात्रक व मापन में। ये 5th या 6th नंबर का क्वेश्चन है ना। नैनो और इसी तरीके से जो मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, डेका, सब चीज़ें कवर कर ली थी। तो नैनो का सिंपल सा आंसर है 10⁹ मीटर के। अगर वो सेंटीमीटर में करता तो भी हम लोग आराम से कर लेते, +2 करके -7 यहाँ पर आंसर करके आ जाते। लेकिन इसने और इजी पूछ लिया कि डायरेक्टली मीटर में ही पूछा, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं करना था। चलिए, इस कथन को पढ़ना है और आंसर करना है। वैसे इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है ना, क्योंकि इसमें पूछा गया था कि एक अध्ययन ने भविष्यवाणी की कि किशोरों की बढ़ती संख्या कुपोषण की रोगी है। हाँ, हो सकता है कि एक स्टडी हुई होगी कि जो किशोर हैं, मतलब जो जितने भी किशोर बच्चे हैं, एडोलसेंस वाले हैं, ये कुपोषण के रोगी पाए गए हैं, एक स्टडी हुई होगी। ठीक बात है। कारण क्या बता रहे हैं पीछे कि भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति से पता चला है कि 2022 में अधिकांश कुपोषण के मामले दोषपूर्ण भोजन की आदत से हुए हैं। अब इसमें इसको देखकर मैं अगर रीज़न देखूँ तो रीज़न में मुझे कहीं से कहीं तक ऐसा कोई शब्द नहीं दिख रहा है जो किशोर की बात कर रहा है। मतलब एक यहाँ पर भारत सरकार ने ये बोला कि ना, जो मोस्टली जो केसेस हो रहे हैं 2022 में कुपोषण क्यों हो रहा है, क्योंकि भोजन की आदतें जो है, हम लोग पौष्टिक आहार नहीं ले रहे हैं, हम लोग कुछ इधर उधर का फास्ट फूड वगैरह खाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, है ना। तो हो सकता है ये भी एक कारण है ना। लेकिन इसको और इसको आप कनेक्ट नहीं कर सकते, मतलब दोनों अपने आप में अलग अलग है ना। तो मैं बोल सकती हूँ ए भी सही हो सकता है, आर भी सही हो सकता है, लेकिन आर ए को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये कहाँ पर किशोरावस्था की बात करें, इसमें कहीं से कहीं तक किशोर की बात हो ही नहीं रही है। और दावा क्या बोल रहा है, कुपोषण के शिकारी किशोर है। तो दोनों अपने आप में अलग अलग चीज़ें हैं, दावा अलग है और रीज़न अपने आप में जो है अलग है। तो हम लोग यहाँ पर आंसर कर रहे हैं इसका ऑप्शन नंबर 1, है ना। तो इस पर ऑब्जेक्शन है, पता नहीं क्यों है, देखते हैं आगे क्या रिजल्ट इसका आता है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक स्थिर गति के साथ सीधी रेखा में चलते हुए सीधी रेखा में चलती हुई वस्तु, बस क्या लिखा हुआ है, एक स्थिर गति के साथ, मतलब कोई गाड़ी चल रही है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ यहाँ पर जो है उसने 3 घंटे तक लगातार ट्रैवल किया। बिल्कुल स्पीड ब्रेकर कभी पर कुछ भी नहीं रोका, एग्जैक्ट 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है ना। बिल्कुल उसने चेंज नहीं करी अपनी स्पीड को। तो इसको क्या बोला जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड यहाँ पर बोला जाएगा, या फिर समान गति यहाँ पर इसको बोला जा सकता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। स्थिर गति के साथ एक सीधी रेखा में चलती हुई, ठीक है, तो इस प्रकार का डायग्राम, और क्या बोला जाएगा, यूनिफॉर्म चाल इसको यहाँ पर बोला जाएगा। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इन जनरल बनने वाला क्वेश्चन है, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। इसको करिए, बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। आप आंसर कमेंट्स भी कर सकते हैं, कमेंट में करते जाइए आप आंसर। देखो सबसे पहला तो क्या बोल रहा है कि अपशिष्ट का प्रकार, कागज अगर अपशिष्ट मतलब लंबे समय तक आप उसको फेंकना हुआ, रद्दी हुआ, लकड़ी को खत्म होने में कितना समय लगेगा, क्षय होने में अनुमानित एवरेज कितना समय लगेगा, टीन को और प्लास्टिक की थैली को खत्म होने में कितना समय लगेगा। तो मैं अगर छोटे बच्चे से भी पूछूँ या इन जनरल किसी को भी ये चीज़ पता होती है कि प्लास्टिक कभी भी नष्ट नहीं होता है प्रकृति के अंदर, है ना। इसीलिए प्लास्टिक की पॉलीथीन पर देखा होगा आपने, बहुत सारी जगह बैन लग चुका है, बहुत कम हम लोग जो है प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं। दैट मीन्स कि प्लास्टिक की थैली को कई वर्ष यहाँ पर लग जाते हैं। तो मैं ये बोल सकती हूँ डी का आंसर 3, मतलब खत्म ही नहीं होगा, है ना। तो डी का आंसर 3 कहाँ पर है, यहाँ पर, या फिर आपको स्टार्टिंग से पता है कागज़, लकड़ी, टीन और प्लास्टिक की थैली में से सबसे पहले क्षय कौन होगा, तो कागज़ जल्दी से अपघटित हो जाता है प्रकृति के अंदर, तो 10 से 30 दिन के अंदर अपघटित हो जाएगा। तो पहले का कोड 4 बन गया। लकड़ी को अपघटित होने में कागज से थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, 10 से 15 वर्ष हम लोग बोल सकते हैं। यदि हमने एक लकड़ी की कुर्सी थी उसको छोड़ दिया, है ना, हमने छोड़ दिया कि खत्म होगी सही, तो 10 से 15 वर्ष के अंदर वो खत्म हो जाएगी, है ना। दीमक लग जाएगा कुछ, कैसे भी करके वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, टीन को खत्म होने में जो है 100 से 500 वर्ष लग सकते हैं टीन को, और प्लास्टिक की थैली कई वर्ष तक आप रखो वो बिल्कुल भी खत्म यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं टीन को खत्म होने में 100 से 500 मतलब 2 कोड हो जाएगा, और इसको लग जाएंगे कई वर्ष। तो 4 1 2 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 1 2 3 लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी के अंदर, यही हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार से आप इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं।
चलिए ओके, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर कर रहे हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। तब तक आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके रख लीजिए, और अगर पॉसिबल है ट्राई करिए कि ये जितने भी पेपर्स हुए हैं, जितनी भी शिफ्ट हुई है ना, जैसे 12 को हुआ है, 13 को हुआ है, फिर 19 को हुआ है ना, तो जितनी भी शिफ्ट के क्वेश्चंस पेपर हैं हम लोग ट्राई कर रहे हैं उनको सॉल्व करने का, तो आप इनके नोट्स बना लीजिए, है ना। ये सबसे बेस्ट वे है कि आप नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको भी ध्यान रहे कि अच्छा प्री में ऐसा पेपर आया था, मतलब मेन्स में इसका इंटू 2 आएगा, है ना। प्री में उन्होंने क्वालिफाई निकाल लिया है, ऑलमोस्ट बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं। अब मेंस में वो इसका डबल थोड़ा टफ पैटर्न वो पूछेंगे, थोड़े न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछ लेंगे, है ना। तो इस प्रकार से तो बी रेडी फॉर दैट, ये पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लो, मतलब इसका एक एडवांस लेवल ही हमको प्रिपेयर करना है। और साइंस के बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी रेगुलर क्लासेस आपकी रहेगी, तो बहुत अच्छे से आप लोग यहाँ पर स्टडी कर पाएंगे। ओके, तो आज के सेशन को मैं यहीं ओवर कर रही हूँ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अगर कोई डाउट है तो मेंशन कर दीजिएगा, और बाकी सारे शिफ्ट के पेपर हम लोग 1 बाय 1 करके कंप्लीट कर लेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।